गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ा था। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षक, मतलब गांधी जी ने शिक्षक के बारे में क्या बातें कही हैं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए शिक्षक में। तो गांधी जी का ये कहना है कि जो शिक्षक है वो आदर्श चरित्र होना चाहिए, सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए और समाज का आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता जो व्यावसायिक रूप में शिक्षा को देखता है, यानी जो व्यवसाय शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखता है वो कभी भी एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक और छात्र का संबंध दूसरी तरह का होता है। उसमें व्यावसायिक नज़रिया कम होता है, कहीं ना कहीं दूसरा नज़रिया होता है। व्यवसाय के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा को देखेगा, जैसे अन्य व्यवसाय होते हैं वैसे ही शिक्षण को भी एक व्यवसाय समझने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक का जो कार्य है वो दरअसल केवल कक्षा में 40 मिनट का नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी निरंतर जब छात्र को आवश्यकता होती है तब वो उसके लिए उपलब्ध होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो व्यावसायिक नज़रिया रखने वाला कभी भी अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, ऐसा गांधी जी का मानना है। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि शिक्षक को सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर शिक्षक सामाजिक होगा तो जाहिर सी बात है समाज में होने वाले परिवर्तनों या सामाजिक नवाचारों का उसे ज्ञान होगा, और जब उसे ज्ञान होगा तो वो ये ज्ञान अपने छात्रों में डिलीवर कर पाएगा, ट्रांसफ़र कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति को शिक्षक को सामाजिक होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और भी है कि ये माना जाता है कि स्कूल इज़ ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो अगर जैसी समाज की अपेक्षाएं हैं वैसा विद्यालय नहीं होगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्य बाधित होंगे, प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होगा। तो शिक्षक अगर सामाजिक होगा तो उसे समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान होगा, समाज की बदलती परिस्थितियों का ज्ञान होगा, समाज में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होगा, और उन परिवर्तनों उस ज्ञान को वो छात्रों में डिलीवर कर पाएगा, बदलती परिस्थितियों के अनुसार वो छात्रों को तैयार कर पाएगा। इसके अलावा जो शिक्षक होना चाहिए वो आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। मतलब अगर आप ये देखो, अन्य किसी व्यवसाय में और शिक्षण में यही डिफरेंस होता है कि जैसे अन्य किसी व्यवसाय में अगर आप देखते हो तो जैसे ड्यूटी होती है कि मान लीजिए 10 से 5 की ड्यूटी है, तो उस समय उन्होंने काम किया, उसके बाद वो क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि जैसे अन्य किसी भी जॉब में है तो व्यक्ति वो काम करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, और उसके बाद वो पर्सनल लाइफ कैसे भी जीता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक शिक्षक के लिए ये नहीं है। शिक्षक विद्यालय के बाद भी उसको ऐसा व्यवहार करना पड़ता है या उसको ऐसा कपड़े पहनना, बोलचाल, मिलना जुलना, सारा सब कुछ अगर देखा जाए तो ये सब एक मतलब एक बना कर रखा गया है पैमाना कि शिक्षक को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। अगर आप ये देखो जैसे कैसे भी जैसे अन्य व्यवसाय वाले व्यक्ति हैं तो वो ड्यूटी के बाद आप देखते हो कैसे भी कपड़े पहन के वो मार्केट में घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक के मामले में ऐसा नहीं है। शिक्षक को ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए, तो क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव छात्र पर पड़ता है, क्योंकि छात्र उसको एक आदर्श के रूप में देखता है। दूसरी बात, ज्ञानी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उस विषय का तो ज्ञान होना चाहिए। अन्य विषयों का भी उसे कम से कम थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए, ताकि विविध क्षेत्रों में कभी कभी छात्रों की जिज्ञासाएं होती हैं तो उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जाहिर सी बात है विविध क्षेत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। उदार चरित्र होना चाहिए। उदार चरित्र यानी छात्रों की छोटी मोटी गलतियां जो हैं उनको नज़रअंदाज करने वाला होना चाहिए, छात्रों की गलतियों को माफ़ करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान किस लिए होना चाहिए? क्योंकि जैसा आप जानते हो कि एक कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कुछ छात्र बहुत तीव्र गति से सीखते हैं और कुछ छात्रों की सीखने की गति बहुत मंद होती है।
तो तीव्र गति से जो छात्र सीख जाते हैं वो तो ठीक है, वो हमेशा अध्यापक के प्रिय होते हैं, लेकिन धैर्य की ज़रूरत कहाँ पर होती है? जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनकी सीखने की गति मंद होती है, तो आमतौर पे वो सामान्य बच्चों से उनकी सीखने की गति कम होती है, वहाँ पर कई बार शिक्षक इरिटेट हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं छात्रों पर। तो ऐसा हमें नहीं करना है। छात्र अगर गलतियाँ कर रहा है, सीखने में उसे दिक्कत आ रही है, तब भी शिक्षक को क्या होना चाहिए? धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे एक ही प्रयास में नहीं सीख जाएंगे। और दूसरा ये कहा है उन्होंने कि एक जो शिक्षक है वो आदर्श शिक्षक तभी हो सकता है जब वो अपने कार्य को एक सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे, ना कि व्यवसाय के रूप में। सेवा कार्य के रूप में यानी अगर आप ये देखो तो शिक्षक और छात्र का संबंध ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसका संबंध आप पैसे से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है। अन्य किसी व्यवसाय में, अब किसी भी व्यवसाय में आप देख लो, एक वकील चाहता है कि लोग क्राइम करें तो वो उसको केस मिलेगा और उसकी जीविका चलेगी। एक डॉक्टर है, वो सोचेगा कि लोग बीमार हों और उसका मतलब प्रैक्टिस चलेगी। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन एक टीचर का अगर आप देखो तो टीचर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका छात्र उससे पीछे रहे, वो हमेशा ये चाहता है कि उसका छात्र उससे आगे जाए, हमेशा। तो अगर आप ये देखो, और इसके बाद उसकी ड्यूटी अगर आप देखो तो ड्यूटी केवल वो 40 मिनट की क्लास की नहीं है, बल्कि उसके विद्यालय आने से लेकर विद्यालय जाने के बाद भी और इसके बाद भी छात्र किसी भी समय शिक्षक से अपनी शंका समाधान कर सकता है। और केवल शिक्षण परामर्श ही नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याओं की भी कई बार उसे आवश्यकता पड़ती है किसी अनुभवी व्यक्ति की, तो वो उनमें भी सलाह शिक्षक की लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इसको आप सेवा कार्य के रूप में लेंगे, ना कि इसको एक व्यवसाय के रूप में, क्योंकि व्यवसाय का तो मतलब ये हो गया ना कि स्कूल के बाद बच्चे से कोई लेना देना नहीं, वो फेल होता है पास होता है, किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं। भाई उसने अपना काम कर दिया, उसने क्लास में 40 मिनट की क्लास ले ली, उसके बाद बच्चा पास हो रहा है, फेल हो रहा है, या उसकी आगे जॉब लग रही है या नहीं लग रही है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि शिक्षक को हमेशा ये लगता है कि जो उसका छात्र है वो उससे आगे जाए और वो जीवन में आगे सफल हो, परीक्षाएं पास करे, जॉब पाए। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं अन्य व्यवसायों से अलग है। फिर इसके बाद आते हैं छात्र पर। तो छात्र को इन्होंने ये माना है कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, यानी छात्र को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने ये कहा कि विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आप जानते हो ये तो ज़्यादातर जो एजुकेशनिस्ट हैं या शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो छात्र है उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। वैदिक काल में भी आपने पढ़ा होगा कि जो उसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था थी, तो उसमें आप ये देखो कि जो प्रथम आश्रम था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 25 वर्ष तक होता था, और उस काल में शिक्षार्थी केवल विद्या अध्ययन करता था। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए इन्होंने भी इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ अगर एक जगह पर फोकस होंगी तो किसी भी तरह के लक्ष्य होंगे, चाहे वो भौतिक लक्ष्य हों चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हों, वो सारे लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर छात्र का मन भटकेगा या वो विविध चीज़ों में उसका ध्यान भंग होगा, तो जाहिर सी बात है इससे उसके चाहे भौतिक लक्ष्य हों चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हों चाहे शैक्षिक लक्ष्य हों, वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये अपेक्षा की है कि जो छात्र है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि बालक के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाए। यानी जो व्यक्तिगत विकास है, चूँकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, तो उसका व्यक्तिगत विकास तो ठीक ही है, उसकी प्रकृति के अनुसार उसे विकसित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। साथ ही उसको उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाए, यानी मतलब उसके और तीनों पक्षों पर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य की पहचान जो होती है उसकी संस्कृति होती है, और मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इन्होंने आध्यात्मिक विकास माना है। तो इसलिए इन्होंने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया है। इनके गांधी जी के अनुसार विद्यार्थी को अनुशासित, विनयी, शांत, अहिंसक, जिज्ञासु, समाज और देश सेवी होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं
अनुशासन पे। तो चूंकि आप जानते हो कि गांधी जी के बारे में हम लोगों ने कई सारी कहानियाँ पढ़ी हैं कि वो स्वयं बहुत अनुशासित जीवन जीते थे, तो इसलिए उन्होंने शिक्षा में अनुशासन अनिवार्य माना है। उनका ये कहना है कि बिना अनुशासन के शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। तो इन्होंने दंडात्मक अनुशासन का विरोध किया है और उसकी जगह पर इन्होंने आत्मानुशासन पर बल दिया। इनका ये कहना है कि जो आत्मानुशासित अनुशासन होता है उसमें हम स्वयं से अपनी आत्मा की पुकार के आधार पर हम खुद से अनुशासित रहना चाहते हैं, और इसकी जो शुरुआत होती है दरअसल वो प्रभावात्मक अनुशासन से होती है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या शिक्षक होते हैं उनको अपने बच्चों के सामने या छात्रों के सामने आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। छात्र उसको देखेंगे और उसका अनुकरण करेंगे, उससे प्रभावित होकर उसका अनुकरण करेंगे और उसको अपने व्यवहार में लागू करेंगे। लेकिन और जैसे जैसे फिर उनकी समझ विकसित होती जाएगी वैसे वैसे इसको वो स्वानुशासित या आत्मानुशासित खुद वो हो जाएंगे। तो इन्होंने दंडात्मक अनुशासन का विरोध करके आत्मानुशासन पर इन्होंने बल दिया है। अब आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन है उसके गुण दोष एक बार देख लेंगे। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।